अभी हमारे इस साइड से एक सीनियर साथी ने अमेरिका भारत ट्रेड डील के बारे में जिस तरह के यहाँ तारीफों का पुल बांधा और ये बताया कि भारत ने अमेरिका को झुकाया अपने टर्म्स पर ट्रेड डील की। ये इनके कहने से भारत के 140 करोड़ लोग इस बात को एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि जो हकीकत है वो हकीकत है। उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान भारत के किसानों के लिए और हमारे जम्मू कश्मीर के हमारे जो इकोनॉमी डिपेंड है सबसे ज्यादा हॉर्टिकल्चर पर, वो पूरे रीजन में, तो उसको कितना दचका लगने वाला है आने वाले दिनों में। ढोल तो बाद में बजाएंगे हम, मगर पहले जब अपनी सरजमीन पर अपने लोगों के बारे में सोचेंगे तो वो आने वाले वक्त बताएंगे। क्योंकि अपने कंडीशन पर एग्रीमेंट कराने की बात कही गई, मगर ये हकीकत है कि अमेरिका से आने वाले तमाम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को मतलब जीरो टैक्स के साथ में आया जाएगा, और जिससे सीधे हमको नुकसान होना है। ये खाली उनके नॉलेज में है, उसमें जम्मू भी, कश्मीर भी, डोडा भी सब आता है। सर, दूसरी बात है, यहां पर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के बजट के बाद से बड़ी बातें यहां की गई कि इसमें 70% सेंट्रल स्कीम्स का जिक्र है, स्टेट का क्या है। और मुझे ये समझ नहीं आया कि ये कौन सा सोच ये सेंट्रल स्कीम और स्टेट को बाइफरकेट कराने की इनको मजबूरियत कर रहा है। भारत देश हम सबका है, भारत की सरकार हम सबकी है। अभी मेरे दोस्त यहां पर सीनियर साथी ने कहा कि हमारे पास पॉलिटिकल इख्तियारात छीनने के बाद एक हमारी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी थी। वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी जिस वक्त पीडीपी बीजेपी की सरकार थी, और आज ये भले बाहर जिस तरह से भी चलाएं, मगर ये हकीकत है कि जो हमारी अपनी किट्टी थी वो भी छीन करके दिल्ली के हवाले कर दी। तो उसके बाद जो दिल्ली से स्कीमें बनती है, कोई आज नहीं बन रही है, 2014 से नहीं बन रही है। ये जब से देश बना है, जब से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले प्रधानमंत्री के तौर पर इस देश को संभालने का काम किया, तब से भारत सरकार स्कीमें बनाती है, वेलफेयर स्कीमें बनाती हैं, हमारे मतलब सड़कों की स्कीमें बनाती हैं, एजुकेशन की स्कीमें बनाती है। और ये कौन सी बात है कि इसमें सेंट्रल का ज्यादा मेंशन कर रहा है और स्टेट का कुछ नहीं। तो सेंट्रल की कोई अलग से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है ही नहीं। सेंट्रल, हम तो एक फेडरल स्टेट है, सेंट्रल जो प्रोग्राम बनाता है वो पूरे देशवासियों के लिए होता है। तो देशवासियों तक जाने के लिए स्टेट्स तो एक माध्यम है, उनको इंप्लीमेंट कराना होता है। और ये कोई खैरात अकेले जम्मू कश्मीर स्टेट को न पहले न आज मिल रहा था। ये सारी स्कीमें तमाम स्टेटों के स्टेट बजट का हिस्सा होती है। आप यहां पर नेशनल पार्टी के लोग बैठे हैं, रीजनल पार्टीज के भी लोग जानते हैं। पंजाब में जाए, वहां पर एक रीजनल पार्टी हुकूमत कर रही है, वहां के उनके एनुअल बजट में सेंट्रल स्कीम्स का मेंशन होता है। आप वेस्ट बंगाल जाइए, ममता बनर्जी के अपने बजट में सेंट्रल स्कीम्स का मेंशन होता है। देश के किस भी हिस्से में आप जाइए, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी मेंशन होता है, जहां भाजपा की सरकार है वहां भी मेंशन होता है। क्योंकि हम कंट्रीब्यूट करते हैं सेंटर को। खासकर जीएसटी लगने के बाद में तो हमारी जितनी टैक्सेस है वो तो सारे सेंटर को ही जाती है। तो इसलिए अगर वो उस टैक्स कलेक्शन के बाद कोई भी वेलफेयर स्कीम, कोई भी डेवलपमेंटल स्कीम लेते हैं तो उसका तो हमें हिस्सा मिलना ही है। तो अगर हमारे चीफ मिनिस्टर ने यहां पर अपने बजट में उन स्कीम्स का मेंशन किया है तो कौन सा गुनाह किया। मैंने देखा एक राजनीतिक एक पत्रकार ने बोर्ड और चाक लेकर के किसी वीडियो पर लगा दिया। उसने भी सवाल खड़े कर दिए कि भाई ये स्कीम तो ये सेंटर की है, ये स्कीम तो ये सेंटर की है, ये पावर की तो ये सेंटर की है, पीएमजीएसवाई तो सेंटर, तो ये तो दुनिया जानता है। तो इसलिए गुमराह करने की इसमें कोई ज्यादा गुंजाइश नहीं है। ये समझना चाहिए स्टेट सेंटर मिल करके हम लोगों की इसमें सपोर्ट के लिए काम करना है। सर,
जहां तक आज के बजट में बहुत लोगों ने देखा कि हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, शायद ईयर टू ईयर बजट में वो हर बार सुनना चाहते हैं। हमने लास्ट ईयर का बजट देखा, जो पहला बजट इस सरकार का था। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे स्टेप्स उस वक्त भी चीफ मिनिस्टर साहब ने लिए। आपने कितनी स्कीमों में एनहेंसमेंट किया जो पहले 10 साल नहीं हुआ था। मैरिज असिस्टेंस कहा 2014 में था, 2024 में भी वही था और पिछले साल के बजट में उसको एनहेंस करके हमारी लड़कियों को, जो गरीब लड़कियां उनको मदद दिया है। अब ये जरूरी नहीं कि आज भी हम दोबारा वो उसी उसमें स्पीच में पढ़े। इसी तरह से हमारे मजदूर लोगों को, हमारे ओल्ड एज पेंशन वालों को पिछली बार स्टेट ने अपना शेयर बढ़ा दिया, उनको बेनिफिट दिया। अगर आप पिछले साल के बजट में जो हमारे वेलफेयर मेजर्स थे और इस साल के वेलफेयर मेजर्स को मिलाकर आज देखेंगे तो मेरे ख्याल से इस लिमिटेड सिचुएशन में यूटी है, हम रिसोर्सेस हमारे कम है, इस सिचुएशन में जितना 2 बजटों को लेकर कि फिलहाल अवामी वेलफेयर के काम इन बजटों के जरिए हाथ में लिए गए, मुझे नहीं लगता कोई इससे ज्यादा, कोई और भी बैठा हो तो इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो लिहाजा उस चीज का हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक गुड बिगिनिंग है, एक अच्छी शुरुआत है। मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा, जब कल तक पॉपुलर सरकार नहीं थी, 6 साल हमारी रियासत का बजट कौन बनाता था? किस पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को पूछ के बनाते थे, किस स्टेक होल्डर को पूछ के बनाते थे। और जब जो भी बनाता था 2-4 लोग अफसर मिल करके वो डॉक्यूमेंट तैयार करते थे और डिबेट का हिस्सा भी जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिलता था। और एक पार्लियामेंट में अभी रिसेंटली हमारे 3 मेंबर पार्लियामेंट हुए, दूसरे हाउस में था ही नहीं कोई। तो इसलिए कौन लोग उसको पास करते थे विदाउट डिबेट, उस चीज की ओर ध्यान नहीं दे रहे। आज दूसरा बजट है, प्री बजट डिबेट्स हुए, स्टेक होल्डर से बात हुई, तमाम कंसर्न लोगों से जो भी चर्चा करके इस बजट को बनाया गया। ये हम मान सकते हैं कि 100% सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता है, तो 100% तो अल्लाह ताला से भी हम सारे लोग खुश नहीं रहते हैं। तो एक एफर्ट है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और खासकर एक पॉपुलर सरकार का इस हाउस में आज तीसरा दिन डिस्कशन हो रहा है, कल भी डिस्कशन होगा, फिर 19 तारीख तक इन्हीं बजटरी आइटम्स पर डिस्कशन होगा। सारे मेंबर्स को अपने कंसर्न्स बताने का मौका मिलेगा, जितना पॉसिबल होगा। हमें पूरा भरोसा है कि चीफ मिनिस्टर साहब उन बातों को सुनेंगे, जो जेन्युइन बातें होंगी उनको आगे बढ़ाएंगे। मगर पहले ये नहीं था, पहले हम डिक्टेटरशिप में थे, तो आज तो आप जमहूरियत में हो, जबकि पूरी नहीं है। तो लिहाजा रही बात कंसर्न्स है, चीफ मिनिस्टर साहब ने पिछले भाषण में कहा डेली वेजर, नीड बेस, ये जो भी है एक अच्छा मेजर लिया। हम सब ने अप्रिशिएट किया कि चीफ सेक्रेटरी के क़यादत में हाई लेवल कमेटी बनाई गई, जो उसको देखेंगे, टेक्निकली देखेंगे और 6 महीने में वो रिपोर्ट देगी। ये जरूर आज लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 6 महीने के बजाय साल हो गया, तो साल के बाद आज के इस बजट स्पीच में या बजट के जवाब तक हम जरूर चाहेंगे कि कोई ना कोई खाका उन लोगों के लिए दिया जाए, क्योंकि ये हकीकत है। अब हम सारे लोग यही बात बोलेंगे, मैं उसको नहीं रिपीट करना चाहता हूं। ये हकीकत है कि ग्राउंड में हमारे मैक्सिमम डिपार्टमेंट, एसेंशियल डिपार्टमेंट, अगर आज के दिन पर कुछ भी परफॉर्मेंस, कुछ भी डिलीवरेंस हो रही है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस डिलीवर्स नीड बेस ये चला रहे, तो उस पर एक हॉलिस्टिक व्यू लेकर के, एक ह्यूमैनिटेरियन व्यू जैसे आपने लिखा है वो लेकर के एक मसला हल करना चाहिए। मेरा उस बारे में एक सुझाव है, क्योंकि बाहर मार्केट में अफसर लेवल पर अलग अलग खबरें जाती है। हमारे पीडीपी बीजेपी सरकार ने 2014 में जो हमारे करीब 60,000 उस वक्त एनालिस्ट हुए थे सारे महकमों से, उसके बाद सरकार बदली, इन्होंने उसको एक और लेयर आगे बढ़ाया। हसीब द्राबू साहब शायद इनके टेक्नोक्रेट थे उस वक्त, उनने कहा नहीं, जितने डेलीवेजर हैं, जितने नीड बेस है, इनको बायोमेट्रिक्स करेंगे। तो बायोमेट्रिक्स के बहाने वो 60,000 को 1,20,000 बना दिया। उसमें कितनी इन्फिल्ट्रेशन हुई हम उसके खिलाफ नहीं है, किसी को रोजगार मिला। मगर अब अगर वो बायोमेट्रिक्स उस वक्त डिपार्टमेंटों ने कराया कि हमारे पास कौन लोग काम कर रहे हैं, किसकी क्या अथॉरिटी, उसमें 3 चीजें जरूरी होती थी बायोमेट्रिक्स करने के लिए, अपलोड होने के लिए, कि आप बताओ आपकी अथॉरिटी किसकी है, वैलिड अथॉरिटी,
आप बताओ, महकमा लिख के दे कि ये मेरे साथ इस वक्त काम कर रहा है। और तीसरा चीज उसमें था कि इस पीरियड में इसने कोई सरकारी खाते से तनख्वाह लिया या नहीं लिया। ये तीन चीजें जिस भी बच्चे के पास अवेलेबल थे उसको अपलोड कराया गया, वो डाटा सरकार के पास होगा। अब उसको रोज रोज अलग अलग तर्जमे करे, अलग अलग कानून कर दे। मेरे ख्याल से मेरा ये जाती सुझाव है चीफ मिनिस्टर साहब को, वो अपलोडेड जो लिस्ट है डिफरेंट महकमों का वो लेना चाहिए। और जिन ऑफिसरों ने जिन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ने, कंसर्न्ड ऑफिसर उस वक्त लिख के दिया कि ये बच्चे हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो किसी भी सेक्टर में रहे, और तभी उनकी अपलोडिंग हुई। वरना इस तरह से सरकारों की इमेज खराब होती है कि एक सरकार आकर एक कानून करेगी, दूसरी सरकार आकर दूसरा कानून करेगा, अल्टीमेटली नुकसान हो रहा है। इसी तरह से मैं गुजारिश करूंगा कि यहां पर गवर्नर बजट में भी और इसमें भी रोड कनेक्टिविटी और टनल्स और जो हमारे खित्ते में सबसे ज्यादा जरूरत है, मैं उसका हमेशा हामी रहा हूं, सपोर्टर रहा हूं। वो चाहे जुजेला का टनल बन रहा है, वो कल राजधान का गुरेज के लिए रास्ता बन जाए, टिपिकल हालात है, वो चाहे साधना टनल बन जाए, वो चाहे मुगल रोड का टनल बन रहा है, ये बहुत जरूरी है। मगर उसके साथ साथ हमारी लगातार एक गुजारिश रही है कि अनंतनाग और डोडा के साथ में एक कनेक्टिविटी है नेशनल हाईवे की, जिसकी पोजीशन सब दुनिया के सामने है। हम उसका बहुत लंबा फ्यूचर नहीं देख रहे हैं। 11-12 साल से उस रोड को बनाया जा रहा है और 150 किलोमीटर का रोड 12 साल से हम तैयार नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसकी सिचुएशन ऐसी है। वो लूज एरियाज हैं। इस साल भी बरसात में आपने देखा, इसमें सालाब में किस तरह से रोड ढह गया, आज तक भी नहीं बना है। आज भी हमारे पास क्लियर कट रोड आने जाने, तो इसलिए हमारा लगातार प्रयास था कि एक कपरन देसा एरिया है, ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ने आपके यहाँ लखनपुर से लेकर बसोली और बनी होते हुए बदरवा डोडा तक एक रोड प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है। वेलकम स्टेप है। रियासत में कहीं पर भी कनेक्टिविटी बन जाए, कहीं के लोगों को भी फायदा हो, अच्छी बात है। मगर वहीं डोडा से देसा, कपरन, अनंतनाग, ये पहलगाम भी जाता है। तो ये प्रपोजल ऑलरेडी 2013-14 में भी सबमिट किए। इस बार भी मैं जाती तौर मशकूर हूं मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ साहब का और चीफ मिनिस्टर साहब का। उन्होंने उस प्रपोजल को आगे मिनिस्ट्री तक भेजा है, तो उन्होंने उस पर जो वहां पर कहा है कि स्टेट इसको पहले रिकॉग्नाइज करे, उसके बाद हम टेकअप करें। मैं आज के बजट के हवाले से जरूर चाहूंगा कि इस साल के दरमियान जो भी उसका प्रोसीजर है, जब बाकी 8-9 रोड्स हमने टेकअप किए हैं स्टेट की तरफ से, तभी नेशनल हाईवे लिया है, तो उस रोड को भी टेकअप करना बहुत जरूरी है। सर, इसी बजट के हवाले से, ये मेरा अकेले का इशू नहीं है, ये पूरे रियासत का है। यहां पर भी बातें उठी। जेजेएम की स्कीमें 4-4 साल से टेंडर्ड है, एग्जीक्यूशन में है, मगर कंप्लीशन नहीं है, क्योंकि उनका दिल्ली से पैसा रोका गया। तो मेरी गुजारिश है कि दिल्ली कब देगी, कब नहीं देगी, आखिर लोग हमारे हैं, जिम्मेदारी आज हमारे ऊपर है। जो बहुत प्रेसिंग और बहुत नॉमिनल फंड से स्कीम कमीशन हो सकती है, वो हमारे अपने स्टेट से फिलहाल उन एसेंशियल स्कीम्स को मदद किया जाना चाहिए, ताकि वो कमीशन हो जाए। वरना 4-4 साल से लोग उस पाइप की ओर देख रहे हैं, मगर पानी नहीं आ रहा है। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी का मामला, ये भी एक प्रेसिंग है। जहां आपने इंप्रूवमेंट की बात दिखाई है, वहां 2 बातें जरूर है। जो मीटर्ड एरिया है उसमें भी कटौतियां, उसको देखने की जरूरत है। जब भी आप रिव्यू लेते हैं, अगर आपने कहा 24 आवर्स पावर मिलेगा, मीटर्ड एरिया होगा, उससे दूसरे लोगों को अट्रैक्शन मिलती, मगर उसमें भी इस बार जबरदस्त कटौतियां देखी गई। और जो आगे इस डायरेक्शन में आपने नए रिसीविंग स्टेशन भी इस बार सैंक्शन किए हैं, फाउंडेशंस लगे हैं, अच्छी बात है, जिनको जरूरत है मिलना चाहिए। मगर जो ऑलरेडी ऑन गोइंग रिसीविंग स्टेशन है, मीगर अमाउंट के खातिर वो कमीशन नहीं हो पा रहे हैं। जैसे मेरे यहाँ ही दुधवगन, जो ऑलरेडी मैं चीफ मिनिस्टर साहब को पर्सनली भी रिप्रेजेंट किया हूं, थोड़ा सा अमाउंट उसका रिलीज होने से वो कमीशन हो जाता है। एक फार फ्लंग एरिया इस पावर के मसले से, मतलब उसका वो परेशानी दूर होती। एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर के लिए आपने क्रॉप इंश्योरेंस दिया, बहुत ही वेलकम स्टेप, क्योंकि यही 2 एरियाज है जो अभी तक हमें बचाए हुए हैं।
इसी साल के दरमियान हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर ने खुद देखा, जब ओले पड़ गए तो हमारे साउथ कश्मीर में इवन शोपियान और दूसरे इलाकों में कितने नुकसानात हुए। सारे टीम्स ने उनका मुआयना किया, गए, फोटो उठाए, मगर रिटर्न उनका कंपनसेशन के तौर पर कुछ नहीं हुआ। ऐसे क्लाइमेटिक सिचुएशंस में आपका ये स्कीम उन किसानों को मदद करेगा, यह मानते हैं। मैं शॉर्ट 2 पॉइंट बता रहा हूँ, लंबा नहीं कर रहा हूँ। टेक्निकल एजुकेशन की मैंने सिलेक्टिव इसीलिए ली है। टेक्निकल एजुकेशन की आजकल जबरदस्त जरूरत है, जहां हम रूटीन में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, कॉलेज और क्या क्या ढूंढ रहे हैं, तो ठीक है, वो भी जरूरी है, मगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा जरूरी होती है। तो सीएम साहब का जाती इंटरेस्ट भी था ये कि हमें टेक्निकल एजुकेशन की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि लोग स्किल्ड हो जाएं और थोड़ा बहुत पढ़ लिख करके कहीं न कहीं देश विदेश में काम अपना कर सकते हैं। तो उस डायरेक्शन में मेरे जाती एरिया में 3 साल से एक ITI का सारा प्रोसीजर कंप्लीट हुआ है। मैंने कंसर्न मिनिस्टर को ड्यूरिंग द ईयर भी बता दिया। नोट हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि जब भी वो कदम उठेगा तो जहां जरूरत हो, जहां बच्चों का स्कोप है, उसको मतलब प्रायोरिटी पर लिया जाए। तो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की बात है, इस बार भी उन्होंने उस चीज का बूझ दिया, मगर जो 15 साल से इंडस्ट्रियल एस्टेट्स आपने पर अभी तक कोई भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुई, तो ये भी एक कॉमन एक पॉलिसी के तहत लेना चाहिए। और आखिर में एक गुजारिश मैं करूंगा, क्योंकि पंचायतों का चुनाव 2 साल पहले, 2.5 साल पहले खत्म हो चुका टर्म, और DDCs का टर्म इस महीने 20-22 तारीख को कंप्लीट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अर्बन लोकल बॉडी भी ऑलरेडी 2 साल पहले खत्म हुआ। तो इस बजट में मेंशन आना चाहिए था, क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी की जब हम बात कर रहे हैं, लोगों की पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, अब अगर सारे लेयर खत्म हो गए, इस साल के अंदर अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायतों के चुनाव होने चाहिए, इस बात का इशारा सीएम साहब को करना चाहिए।